शिवाजी महान की जीवन यात्रा श्रृंखला का चौथा भाग। अब आगे सुनिए। 1670 में शिवाजी ने सूरत में अपनी दूसरी लूटपाट की। यद्यपि अंग्रेजी और डच कारखानों ने उसके हमले के खिलाफ सफलतापूर्वक बचाव किया, फिर भी वह शहर को जब्त करने और लूटने में सक्षम था, जिसमें मवाराउन नहर के एक मुस्लिम राजकुमार का सामान भी शामिल था जो मक्का से वापस यात्रा कर रहा था। इससे मुगल भड़क उठे, जिन्होंने मराठों के साथ अपना संघर्ष फिर से शुरू कर दिया। उन्होंने सूरत से लौटते समय शिवाजी को रोकने के लिए दाऊद खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी। हालांकि मुगलों को वानी डिंडोरी की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा, जो वर्तमान नासिक के पास हुआ था। अक्टूबर 1670 में शिवाजी ने बंबई में अंग्रेजों को परेशान करने के लिए अपनी सेना भेजी, क्योंकि उन्होंने उन्हें युद्ध सामग्री बेचने से इनकार कर दिया था। परिणामस्वरूप उनकी सेना ने अंग्रेजी लकड़हारों को बंबई छोड़ने से रोक दिया। सितंबर 1671 में शिवाजी ने एक बार फिर डंडा राजपुरियों के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए संसाधनों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधि को बंबई भेजा। अंग्रेज इस बात को लेकर सशंकित थे कि इस जीत से शिवाजी को क्या लाभ होगा, लेकिन वे राजापुर में उनके कारखानों को लूटने के लिए मुआवजा प्राप्त करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। शिवाजी से बातचीत के लिए अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट स्टीफन उस्तिक को नियुक्त किया, लेकिन राजापुर क्षतिपूर्ति मुद्दे के कारण बातचीत विफल रही। अगले वर्षों में दूतों का कई आदान प्रदान हुआ और 1674 में हथियारों के मामलों के संबंध में कुछ समझौते हुए। हालांकि शिवाजी अपने निधन से पहले राजापुर क्षतिपूर्ति को पूरा नहीं कर सके, जिसके कारण 1682 के अंत में वहां का कारखाना बंद हो गया। अल उमरानी और अल नासारी की लड़ाई 1674 में मराठा सेना के कमांडर इन चीफ प्रतापराव गुर्जर को भोजपुरी जनरल बहलोल खान के नेतृत्व वाली हमलावर सेना को पीछे हटाने के लिए भेजा गया था। प्रतापराव सेना ने एक रणनीतिक झील को अवरुद्ध करके पानी की आपूर्ति में कटौती करने के बाद युद्ध में विरोधी जनरल को हरा दिया और पकड़ लिया, जिसके कारण बहलोल खान को शांति के लिए मुकदमा करना पड़ा। ऐसा करने के खिलाफ शिवाजी की विशेष चेतावनियों के बावजूद प्रतापराव ने बहलोल खान को रिहा कर दिया, जिसने एक नए आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। 101 असंतुष्ट महसूस करते हुए शिवाजी ने प्रतापराव को एक पत्र भेजा, जिसमें बहलोल खान के पुनः पकड़े जाने तक उनसे मिलने से इनकार कर दिया गया। अपने सेनापति की आलोचना से परेशान होकर प्रतापराव बहलोल खान की तलाश में निकल पड़े और अपनी मुख्य सेना को छोड़कर केवल 6 अन्य घुड़सवारों के साथ अपनी स्थिति बनाए रखी। दुर्भाग्य से प्रतापराव ने युद्ध में अपनी जान गंवा दी। ये खबर सुनकर शिवाजी बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने दूसरे बेटे राजाराम की शादी प्रतापराव की बेटी से करने का फैसला किया। प्रतापराव की मृत्यु के बाद हम्बीरराव मोहिते नए सरनौबत मराठा सेना के कमांडर इन चीफ बने। हिरोजी इंदुलकर द्वारा निर्मित रायगढ़ किला बढ़ते मराठा साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। प्रस्तावित राज्याभिषेक की तैयारियां 1673 में शुरू हो गईं, लेकिन विवादास्पद मुद्दों के कारण इसमें लगभग 1 साल की देरी हो गई। शिवाजी के दरबार के ब्राह्मणों के बीच एक संघर्ष पैदा हो गया, जिन्होंने उन्हें राजा के रूप में ताज पहनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह उपाधि पारंपरिक रूप से हिंदू समाज में क्षत्रिय वर्ग के लिए आरक्षित थी। उन्होंने तर्क दिया कि शिवाजी शूद्र वर्ण के थे, क्योंकि वह कृषक ग्राम नेताओं के वंश से आते थे और उन्होंने क्षत्रिय का जनेऊ संस्कार नहीं किया था। जवाब में शिवाजी ने वाराणसी के एक पुजारी गागा भट्ट को बुलाया, जिन्होंने शिवाजी के वंशावली को सिसोदिया से साबित करते हुए उनकी क्षत्रिय स्थिति स्थापित करते हुए एक वंशावली प्रस्तुत की। इस शर्त का पालन करने के लिए शिवाजी ने पवित्र धागा समारोह आयोजित किया और एक क्षत्रिय से अपेक्षित वैदिक संस्कारों के अनुसार अपने जीवन साथी से पुनर्विवाह किया। हालांकि शिवाजी के राजपूत होने के दावे से संबंधित ऐतिहासिक साक्ष्य
विशेष रूप से सिसोदिया वंश के की अलग अलग डिग्री की निश्चितता के साथ व्याख्या की जा सकती है। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह में शिवाजी को मराठा साम्राज्य हिंदवी स्वराज के राजा का ताज पहनाया गया। ये घटना हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष 1596 में ज्येष्ठ महीने के पहले पखवाड़े के 13वें दिन त्रयोदशी को हुई थी। गागा भट्ट ने 7 पवित्र नदियों यमुना, सिंधु, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्ण और कावेरी के जल से भरे एक स्वर्ण कलश से जल शिवाजी के सिर पर डाला और वैदिक राज्याभिषेक मंत्रों का उच्चारण किया। स्नान के बाद शिवाजी जीजाबाई के सामने झुके और उनके पैर छुए। समारोह में भाग लेने के लिए लगभग 50,000 लोग रायगढ़ में एकत्र हुए। शिवाजी को शतकर्ता, एक युग के संस्थापक और छत्रपति संप्रभु की उपाधियां दी गईं। उन्होंने होंडवा धर्मधारक, हिंदू आस्था के रक्षक और क्षत्रिय कुलवंत की उपाधियां भी धारण की। क्षत्रिय हिंदू धर्म के 4 वर्णों में से एक है और कुलवंत क्षत्रिय समुदाय का सदस्य होने का प्रतीक है। 28 मई को शिवाजी ने अपने पूर्वजों और स्वयं द्वारा लंबे समय तक क्षत्रिय संस्कारों की उपेक्षा के लिए तपस्या की। तब गागा भट्ट ने उन्हें पवित्र धागा प्रदान किया। अन्य ब्राह्मणों के आग्रह पर गागा भट्ट ने वैदिक मंत्रोच्चार को त्याग दिया और शिवाजी को ब्राह्मणों के बराबर मानने के बजाय उन्हें द्विज जीवन के एक संशोधित संस्करण से परिचित कराया। अगले दिन शिवाजी ने अपने पूरे जीवन में किए गए किसी भी जानबूझकर या आकस्मिक पाप के लिए प्रायश्चित मांगा। उन्हें सोने, चांदी और बढ़िया लिनन, कपूर, नमक और चीनी जैसी विभिन्न अन्य वस्तुओं सहित 7 धातुओं से अलग अलग तौला गया था। ये सभी धातुएं और वस्तुएं 1 लाख हूनों सहित ब्राह्मणों में बांट दी गईं। हालांकि इससे ब्राह्मणों का लालच संतुष्ट नहीं हुआ। 2 जानकार ब्राह्मणों ने बताया कि शिवाजी ने अपने छापे के दौरान शहरों को जला दिया था और ब्राह्मणों, गायों, महिलाओं और बच्चों को मार डाला था। इस पाप से स्वयं को मुक्त करने के लिए शिवाजी ने रु. 8,000 सभा को खाना खिलाने, सामान्य भिक्षा, सिंहासन और आभूषण देने पर कुल खर्च 15 लाख रुपये था। शिवाजी की मां जीजाबाई का 18 जून 1674 को निधन हो गया। मराठों ने निश्चलपुरी गोस्वामी नामक एक तांत्रिक पुजारी को बुलाया, जिन्होंने कहा कि प्रारंभिक राज्याभिषेक प्रतिकूल नक्षत्रों में हुआ था, इसलिए दूसरे राज्याभिषेक की आवश्यकता है। 24 सितंबर 1674 को आयोजित इस दूसरे राज्याभिषेक का दोहरा उद्देश्य था उन लोगों को खुश करना जो अभी भी शिवाजी के पहले राज्याभिषेक के वैदिक संस्कारों के लिए उनकी योग्यता पर संदेह करते थे और एक कम प्रतिस्पर्धी पूरक समारोह आयोजित करना। 1674 की शुरुआत में मराठों ने एक आक्रमण शुरू किया। अक्टूबर में खानदेश पर छापा मारा। अप्रैल 1675 में बीजापुरी पोंडा, वर्ष के मध्य में कारवार और जुलाई में कोल्हापुर पर कब्जा कर लिया। नवंबर में मराठा नौसेना की जंजीरा के सिदियों के साथ झड़प हुई, लेकिन वे उन्हें खदेड़ने में असफल रहे। बीमारी से उबरने और बीजापुर में दक्कनियों और अफगानों के बीच गृहयुद्ध से मिले अवसर का लाभ उठाने के बाद शिवाजी ने अप्रैल 1676 में अथानी पर छापा मारा। अपने अभियान के दौरान शिवाजी ने दक्कनी देशभक्ति की अपील करते हुए दक्षिणी भारत को अपनी मातृभूमि के रूप में बाहरी खतरों से बचाने के महत्व पर जोर दिया। यह अपील काफी सफल रही, जिसके कारण शिवाजी 1677 में 1 महीने के लिए हैदराबाद गए, जहां उन्होंने गोलकुंडा सल्तनत के कुतुब शाह के साथ एक संधि की। इस संधि में बीजापुर के साथ गठबंधन को अस्वीकार करना और मुगलों का संयुक्त रूप से विरोध करने पर सहमति शामिल थी। उसी वर्ष शिवाजी ने 30,000 की घुड़सवार सेना और 40,000 की पैदल सेना के साथ कर्नाटक पर आक्रमण का नेतृत्व किया। उन्हें तोपखाने और वित्त के मामले में गोलकोंडा से समर्थन प्राप्त हुआ। जैसे ही वे दक्षिण की ओर बढ़े, शिवाजी की सेना वेल्लोर और जिंजी के किलों पर कब्जा करने में सफल रही।
ये ध्यान देने योग्य है कि जिंजी बाद में शिवाजी के पुत्र राजाराम प्रथम के शासनकाल के दौरान मराठों की राजधानी के रूप में काम करेगी। शिवाजी का इरादा अपने सौतेले भाई वेंकोजी, जिन्हें एकोजी प्रथम के नाम से भी जाना जाता था, के साथ मेल मिलाप करने का था, जो शाहजी और उनकी दूसरी पत्नी तुकाबाई, पहले मोहिते के नाम से जानी जाती थी, के पुत्र थे। शाहजी के बाद वेंकोजी ने तंजौर पर शासन किया। हालांकि शुरुआती बातचीत आशाजनक लग रही थी, लेकिन आखिरकार वे असफल रही। जब शिवाजी रायगढ़ लौट रहे थे तो उन्होंने 26 नवंबर 1677 को अपने सौतेले भाई की सेना को हरा दिया और मैसूर पठार में उनकी अधिकांश संपत्ति जब्त कर ली। वेंकोजी की पत्नी दीपाबाई, जिनका शिवाजी बहुत सम्मान करते थे, ने उनके साथ नई बातचीत शुरू की और अपने पति को मुस्लिम सलाहकारों से दूरी बनाने के लिए मना लिया। आखिरकार शिवाजी वेंकोजी और उनकी महिला वंशजों को जब्त की गई कई संपत्तियों को वापस करने के लिए सहमत हुए, इस शर्त के तहत कि वेंकोजी क्षेत्रों का उचित प्रबंधन करेंगे और शाहजी के स्मारक समाधि का रखरखाव करेंगे। शिवाजी का 50 वर्ष की आयु में लगभग 3-5 अप्रैल 1680 को हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर निधन हो गया। उनकी मृत्यु का कारण विवाद का विषय है। ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार शिवाजी बीमार पड़ गए और 12 दिनों के रक्तस्राव के बाद उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि एक समकालीन पुर्तगाली दस्तावेज, बिब्लियोटेका नेशनल डी लिस्बोआ, शिवाजी की मृत्यु का दस्तावेजीकरण करता है। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये प्रश्न जटिल था। 1678 में शिवाजी ने अपने बेटे को पन्हाला में कैद कर लिया, लेकिन राजकुमार अपनी पत्नी के साथ भागने में सफल रहा और 1 साल के लिए मुगलों के साथ शरण ली। संभाजी पुत्र बिना कोई पछतावा दिखाए घर लौट आए और एक बार फिर उन्हें पन्हाला तक ही सीमित कर दिया गया। ये था शिवाजी महान की जीवन यात्रा श्रृंखला का चौथा भाग। आगे की कहानी भाग 5 में। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।